नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। यकीन मानिए, अगर इन भाजपाइयों का बस चले तो ये आपके बाबा दादा के खेत को भी किसी ना किसी को बेच दे। हमारे मोदी जी नेहरू की बनाई चीजों को बेच रहे हैं और हमारे योगी जी अखिलेश यादव की बनाई चीजों को बेच रहे हैं। आज एक ऐसे खुलासे की बात करूंगा जिसमें मैं भी पार्टी रहा हूं, और एक ऐसे नेता की बात करूंगा जिसने मुलायम सिंह यादव जी से करोड़ों कमाए और पलट के वॉशिंग मशीन में चला गया और भाजपा का सांसद बन गया। बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की चर्चित जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण केंद्र को बनाने वाले कंपनी के काम पर सवाल उठे हैं। जब उससे जुड़े संजय सेठ भाजपा में चले गए, राज्यसभा पहुंच गए, इमारत वर्षों तक खंडहर होती रही। आखिर में मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा और अब इस बेतहाशा कीमती जमीन को 30 सालों के लिए निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो गई। लखनऊ के गोमती नगर में खड़ी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर की विशाल इमारत आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बेहद असहज सवाल पूछ रही है। इस पूरे खेल में जनता कहां है और जनता के सैकड़ों करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा? जेपीएनआईसी की कहानी किसी एक सरकार, एक राजनीतिक दल या एक कारोबारी की कहानी नहीं है। यह सत्ता बदलने के साथ बदलती प्राथमिकताओं, सरकारी धन की बर्बादी, निर्माण में उठे सवालों, अधूरी परियोजना, राजनीतिक दल बदलने और अंततः एक सार्वजनिक संपत्ति को निजी संचालन में देने तक पहुंची पूरी भ्रष्ट व्यवस्था की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार से होती है। वर्ष 2013 में अखिलेश यादव सरकार ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनाने का फैसला किया। उद्देश्य था कि लखनऊ में एक ऐसा इंटरनेशनल स्तर का सम्मेलन केंद्र मिले जिसकी तुलना देश के बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटरों से की जा सके। गोमती नगर की बेशकीमती जमीन पर एक विशाल परिसर की कल्पना की गई। इसमें इंटरनेशनल सम्मेलन केंद्र, होटल, संग्रहालय, विशाल सभागार, खेल सुविधाएं, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, पार्किंग और तमाम आधुनिक सुविधाएं विकसित की जानी थी। मार्च 2013 में परियोजना की शुरुआती स्वीकृति लगभग 265 करोड़ 59 लाख रुपए थी। एलडीए ने इसे बनवाने की जिम्मेदारी ली और मई 2013 में कन्वेंशन सेंटर और म्यूजियम भवन के निर्माण का महत्वपूर्ण काम शालीमार कार्प लिमिटेड को दिया गया। सरकारी ऑडिट के मुताबिक शुरुआती निर्माण अनुबंध 149 करोड़ 60 लाख रुपए का था और यह अनुमानित लागत से लगभग 12% अधिक था। कारण यह था कि शालीमार के मालिक संजय सेठ मुलायम सिंह के चरणों में लूटा करते थे। बहुत चालाकी के साथ साम्राज्य खड़ा किया है शालीमार ने। एक पार्टनर है संजय सेठ, एक पार्टनर है खालिद मसूद। छोटी सी कहानी बताता हूँ। मायावती की सरकार थी, पंचम तल यानी जहाँ मुख्यमंत्री बैठती हैं, आलीशान बन रहा था। इस बीच में आईएसआई के इशारे पर एक आतंकी भारत आया और जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पता चला कि वो मुख्यमंत्री का पंचम तल बना रहा था और खालिद मसूद और शालीमार से जुड़े पार्टनर की कंपनी शालीमार पर गिलास काटने का काम कर रहा था। हड़कंप मच गया कि पाकिस्तान का जासूस मुख्यमंत्री के दफ्तर तक कैसे पहुंच गया। मामला दबा दिया गया। सुना जाता है करोड़ों की डील हुई। खालिद मसूद और संजय सेठ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था कि ये पाकिस्तानी एजेंट तुम्हारे यहाँ क्यों था, लेकिन मामले को दबा दिया गया। शालीमार कार्प कोई अनजान कंपनी नहीं थी। इस कंपनी के इतिहास से एक बड़ा नाम जुड़ा रहा संजय सेठ का, और संजय सेठ ने वो कारनामे किए हैं, अगर मैं बताने बैठूंगा तो शायद कई एपिसोड खत्म हो जाएंगे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सेवा करके सरकारी जमीन पर बहुत सारे कब्जे किए, ये आरोप है। उनके शालीमार के बड़े बड़े भवन जहाँ खड़े हुए हैं वहां पर जमीनों की कब्जों की शिकायतें तो सरकार में हुई, शासन में हुई, लेकिन नोटों के बोझ तले वो फाइलें दबा दी गई। यहीं से जेपीएनआईसी की कहानी राजनीति और कारोबार के कैसे चौराहे पर पहुंचती है जहां सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। परियोजना आगे बढ़ी लेकिन उसकी लागत तेजी से बढ़ती चली गई। जिस जेपीएनआईसी को करीब 265 करोड़ रुपए में मंजूरी मिली, उसकी संशोधित लागत नवंबर 2016 तक करीब 865 करोड़ रुपए पहुंच चुकी थी। यानी लगभग 3.5 साल में स्वीकृत लागत 3 गुने से ज्यादा हो चुकी थी। किसी भी सार्वजनिक परियोजना में इतनी बड़ी लागत वृद्धि सामान्य सवाल पैदा करती है। डिजाइन कितना बदला, काम कितना बढ़ा, नई सुविधाएं कितनी जोड़ी गई, किसने मंजूरी दी, किस आधार पर दी और आखिर जनता को इसका पूरा हिसाब कहाँ मिला।
बाद में सीएजी की जांच रिपोर्ट में जेपीएनआईसी के निर्माण से संबंधित एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इन सवालों को और गंभीर बना दिया। सीएजी ने अतिरिक्त पाइलिंग कार्य की दरों को जांच करते हुए पाया कि अधिक दर लगाए जाने से ठेकेदार को लगभग 1,41,00,000 रुपए का अनुचित लाभ हुआ और सरकारी खजाने पर उतना ही अतिरिक्त भार पड़ा। यह किसी विपक्षी नेता का आरोप नहीं था, यह किसी पत्रकार की सनसनी खबर नहीं थी, यह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कोई अपुष्ट दावा भी नहीं था। यह देश की संवैधानिक ऑडिट संस्था की टिप्पणी थी। अब सवाल उठता है कि उसके बाद क्या हुआ? 1,41,00,000 रुपए की वसूली हुई या नहीं? जिन अधिकारियों ने भुगतान स्वीकृत किया उनकी जिम्मेदारी तय हुई या नहीं? किस स्तर पर निर्णय हुआ था? क्या विभागीय जांच बैठी? अगर बैठी तो उसका निष्कर्ष क्या था? क्या शालीमार कार्ड से कोई धनराशि वापस मांगी गई? क्या कंपनी ने आपत्ति का जवाब दिया? अगर जवाब स्वीकार कर लिया गया तो उसका आदेश कहाँ है? अगर आपत्ति आज भी कायम है तो कार्रवाई कहां तक पहुंची? इन सवालों का स्पष्ट सार्वजनिक जवाब मिलना चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश की सत्ता बदल गई। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। कई सारी परियोजनाएं सपा की नई सरकार की जांच और समीक्षा के दायरे में आई। सबसे पहले जेपीएनआईसी के लिए जांच बिठा दी गई। योगी सरकार के मंत्री कुदाल लेके ऊपर जाते थे और कहते थे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। संजय सेठ ने बनाई है, बड़ा भ्रष्टाचार किया। संजय सेठ समझ गए कि जेपीएनआईसी की जांच हुई तो वो जेल जा सकते हैं, लिहाजा उन्होंने सोचा कि एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जाओ और साफ हो जाओ। वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले गए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी संस्था, पूरे भ्रष्टाचार की जांच ठप हो गई। जिस कारोबारी का नाम वर्षों तक शालीमार समूह से जुड़ा रहा वो अब उसी भाजपा में था जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी और बाद में भाजपा ने संजय सेठ को राज्यसभा में भेज दिया। बेशर्मी की हद देखिए, एक नेता पे आरोप लगता है, कहा जाता है कि सभा में भ्रष्टाचार किया और बाद में उसी नेता को बुला के राज्यसभा भेज दिया जाता है। सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। लखनऊ की सरकारी जमीनों पे जो कब्जे किए गए वो फाइलें डंप कर दी जाती है। यही एक राजनीतिक सवाल पैदा होता है जिसे दबाया नहीं जा सकता। हम ये तथ्य के रूप में नहीं कह रहे कि संजय सेठ के भाजपा में शामिल होते ही बहुत कुछ तूफान आ गया, लेकिन बात सही है कि जेपीएनआईसी की फाइलों की जांच बंद कर दी गई। बिल्डिंग खंडहर होती चली गई, बिल्डिंग तबाह होती चली गई, सालों निकल गए, जांच डंप लेकिन बिल्डिंग खंडहर। सोचिए आप, सैकड़ों करोड़ की बिल्डिंग खंडहर। कारण, अगर यूपी सरकार बनाती इस बिल्डिंग की, कंप्लीट करती, तो ये होता कि अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी। बताइए, अगर जांच होती तो ये पाया जाता, पूछा जाएगा कि किन अधिकारियों को दोषी पाया गया, उन पर क्या कार्रवाई, पैसे की वसूली हुई तो बताइए कितना पैसा वापस आया। कोई भी जांच बिना निष्कर्ष के ठंडी पड़ गई तो ये बताइए कि क्यों पड़ गई? क्योंकि समय रेखा अपने आप बड़े सवाल पैदा करती है। एक तरफ वो कंपनी जिसने जेपीएनआईसी के महत्वपूर्ण हिस्से का निर्माण किया, दूसरी तरफ उस कंपनी से लंबे समय तक जुड़ा प्रमुख कारोबारी संजय सेठ, सत्ता परिवर्तन के बाद निर्माण और खर्च पर उठते सवाल। चौथी तरफ वही कारोबारी सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल, फिर बीजेपी राज्यसभा, और पांचवी तरफ जेपीएनआईसी वर्षों तक जनता के लिए बंद रहता है, खंडहर हो जाता है। क्या ये सब केवल अलग अलग घटनाएं हैं? संभव है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार का काम संदेह को गाली देकर दबाना नहीं, दस्तावेज दिखाकर दूर करना होता है। सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर दे तो बहुत सारे सवाल समाप्त हो सकते हैं। बता दे कि जेपीएनआईसी के निर्माण की कौन कौन सी जांचें हुई, किसमें क्या निकला, किस कंपनी को कितना भुगतान हुआ, किससे कितनी वसूली हुई, किस अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई और परियोजना आखिर वर्षों तक बंद क्यों रही? क्योंकि असली त्रासदी इसके बाद शुरू हुई। जिस विशाल परिसर को उत्तर प्रदेश की शान बनना था वो सालों तक बंद पड़ा रहा। सोचिए, जनता के सैकड़ों करोड़ रुपए से बनी इतनी विशाल संपत्ति गोमती नगर जैसी बेशकीमती जगह पर 100 से ज्यादा अतिथि कक्षों की क्षमता, विशाल सभा मेलन केंद्र, सभागार, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, स्विमिंग पूल, बैंकेट, बहुत बढ़िया सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल, सैकड़ों गाड़ियों की पार्किंग, लिफ्ट, एयर एस्केलेटर, और इन सब का इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं।
दरवाजे बंद, गतिविधि बंद, आमदनी बंद, लेकिन समय बंद नहीं हुआ। हर गुजरते साल के साथ इमारत खंडहर होती चली गई। उपकरण खराब होने लगे, सड़ने लगे, जंग लगने लगी। फर्नीचर और फिटिंग की हालत बिगड़ती गई। रख रखाव का बोझ बढ़ता चला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस संपत्ति से सरकार राजस्व कमा सकती थी, वो वर्षों तक कमाई के बजाय बोझ बनती रही। अगर किसी निजी कंपनी का मालिक अपने 900 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाकर उसे 7-8 साल बंद छोड़ दे तो नुकसान उसका निजी नुकसान है, लेकिन सरकार ऐसा करती है तो नुकसान जनता का होता है, क्योंकि सरकार के पास अपना पैसा नहीं होता, हर रुपया जनता का होता है। और इसी हालात में एक दिन मैं इस बिल्डिंग के सामने से अपने अधिवक्ता भाई मोहम्मद हैदर के साथ निकल रहा था। मैंने बिल्डिंग देखकर कहा कि हैदर भाई, ये सैकड़ों करोड़ रुपए जनता के लगे, भ्रष्ट आदमी बीजेपी में चला गया, एमपी बन गया, बिल्डिंग ऐसी रह गई। तब हैदर भाई ने रिट तैयार की और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में पहुंचा। 2013 में मैंने जनहित याचिका संख्या 728 दाखिल की। मामला था संजय शर्मा बराम, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। याचिका में मैंने सवाल उठाया कि जनता के सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद जेपीएनआईसी को वर्षों से अधूरा और बंद क्यों छोड़ दिया गया। इमारत और उसमें लगी सार्वजनिक संपत्ति को खराब क्यों होने दिया जा रहा है। सरकार परियोजना पूरी करके इसे जनता के उपयोग के लिए क्यों नहीं खोल रही। आरटीआई से मिली जानकारियों के आधार पर परियोजना की लागत करीब 950 करोड़ रुपए तक पहुंचने का सवाल भी अदालत के सामने रखा गया। हाई कोर्ट ने मामले को सुनने योग्य माना और राज्य सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा और उसी के बाद से इस बिल्डिंग के दिन पलटना शुरू हो गए। क्योंकि जब जेपीएनआईसी बनाने वाली कंपनी से जुड़े सवाल राजनीति के गलियारों में धुंधले पड़ रहे थे, तब मेरे जैसा पत्रकार अदालत में खड़ा होकर पूछ रहा था, जनता के 900 करोड़ रुपए का क्या हुआ। जब नेता दल बदल रहे थे, इमारत अपनी जगह खड़ी थी। जब राजनीतिक समीकरण बदल रहे थे, इमारत अपनी जगह खड़ी थी। जब राज्यसभा की सीटें बदल रही थी, इमारत अपनी जगह खड़ी थी, लेकिन उस इमारत के दरवाजे जनता के लिए नहीं खुल रहे थे। और तब सवाल उठाने के लिए मुझे अदालत जाना पड़ा, हाई कोर्ट जाना पड़ा। यही जेपीएनआईसी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस परियोजना पर इतना पैसा खर्च हुआ, उसके बंद रहने की जवाबदेही आखिर किसकी थी। अगर निर्माण में गड़बड़ी थी तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई करके काम पूरा क्यों नहीं कराया गया। अगर डिजाइन में समस्या थी तो डिजाइन बदला क्यों नहीं गया। अगर पैसे की कमी थी तो बजट क्यों नहीं दिया गया। अगर कंपनी की गलती थी तो कंपनी से वसूली क्यों नहीं हुई। और अगर कंपनी की गलती नहीं थी तो काम रोककर जनता की संपत्ति क्यों खराब होने दी गई। सरकार किसी जांच के नाम पर किसी परियोजना को अनंत काल तक बंद नहीं रख सकती। जांच का उद्देश्य दोषी खोजना होता है, संपत्ति नष्ट करना नहीं होता। अगर जेपीएनआईसी में गड़बड़ी थी तो गड़बड़ी करने वाले को सजा मिलनी चाहिए थी। इमारत को सजा क्यों मिली और सबसे बढ़कर जनता को सजा क्यों मिली। यही सवाल मेरी जनहित याचिका का मूल था। अब वर्ष 2026 में कहानी एक नए और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेपीएनआईसी को 30 वर्षों के लिए निजी संचालन में देने का फैसला किया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स एंड रिसोर्ट्स के समूह इसके संचालन के लिए चुना गया है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में करीब 6 करोड़ रुपए सालाना भुगतान होगा और हर साल इसमें 5% की वृद्धि होगी। इसके अलावा अग्रिम प्रीमियम और प्रदर्शन गारंटी जैसी शर्तें भी हैं। यहाँ सबसे पहले एक बात साफ कह देना जरूरी है, किसी भी सरकार को निजी संपत्ति से संचालित कराना भले घोटाला ना हो, लेकिन सरकार के ऊपर दाग लगना है, ये साबित करना है कि कहीं क्या कुछ खेल तो नहीं हो रहा। सरकार अपनी संपत्ति नहीं चला पा रही और कोई प्राइवेट आदमी निवेश करके उसको विश्वस्तरीय बना देगा, रोजगार दे देगा, कार्यक्रम आयोजित करेगा। सही है क्या? लेकिन सवाल है कि क्या डील हुई। यहीं पर जेपीएनआईसी की पूरी कहानी वापस सामने आ जाती है। जनता ने जमीन दी, जनता ने निर्माण का पैसा दिया, जनता ने लागत बढ़ने का बोझ उठाया, जनता ने वर्षों तक बंद रहने का नुकसान उठाया और अब 30 साल के लिए संचालन निजी कंपनी करेगी, तो जनता को क्या मिलेगा? यह पूछना अपराध कैसे हो सकता है? सरकार को बताना चाहिए कि जेपीएनआईसी का वर्तमान स्वतंत्र बाजार मूल्य कितना आंका गया है। केवल निर्माण लागत मत बताइए, जमीन की कीमत भी जोड़िए। गोमती नगर की इतनी विशाल जमीन आज कितने हजार करोड़ की हो सकती है? भवन का मूल्य क्या है? होटल की व्यावसायिक क्षमता कितनी है? सम्मेलन केंद्र सालाना कितना कमा सकता है? बैंकेट से कितनी आय हो सकती है?
विवाह समारोह से कितनी आमदनी हो सकती है, कारपोरेट कार्यक्रमों से कितने कमरों से कितनी आमदनी हो सकती है, रेस्टोरेंट से कितनी आमदनी हो सकती है, पार्किंग से कितनी कमाई हो सकती है, खेल सुविधाओं से कितना पैसा आ सकता है, विज्ञापन और प्रायोजन से कितनी कमाई। 30 वर्षों में इन सब का अनुमानित व्यवसायिक मूल्य कितना है और उसके मुकाबले सरकार को कितना मिलेगा। अगर 6 करोड़ रुपए सालाना से शुरुआत हो रही है तो इस रकम का आधार क्या है। किस स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार ने 6 करोड़ का आंकड़ा निकाला। क्या 8 करोड़ संभव नहीं था, 10 करोड़ संभव नहीं था, क्या 10 करोड़ नहीं, क्या 15 करोड़ नहीं। ये बाजार ने तय किया या सरकार ने या फिर दलालों ने। और सबसे बड़ा सवाल, निविदा में वाकई में कंपटीशन कितना था, कितनी कंपनियां आई, कितनी तकनीकी रूप से योग हुई, कितनी वित्तीय बोली तक पहुंची, दूसरे नंबर की बोली कितनी थी, तीसरे नंबर की कितनी। क्या देश के बड़े होटल कंपनियों ने बोली लगाई, नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई। एक पानी बनाने वाली कंपनी को ये काम क्यों नहीं दिया गया। क्या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र चलाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश हुई, अगर नहीं तो क्यों, अगर हुई तो कौन कौन आगे सामने आया। ये सारी जानकारियां सार्वजनिक की जानी चाहिए, क्योंकि 30 साल कोई छोटी अवधि नहीं होती। आज पैदा होने वाला बच्चा जब 30 साल का होगा तो ये अनुबंध समाप्त होगा। सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन एक सरकार सार्वजनिक संपत्ति पर 30 साल का आर्थिक फैसला कर रही है। इसलिए जवाबदेही 5 गुना नहीं, कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है। वृंदावन बॉटलर्स मूल रूप से बॉटलिंग और पेय पदार्थ का कारोबार से जुड़ी कंपनी है। रॉकफोर्ड होटल आतिथ्य कारोबार में है। दोनों ने किस रूप में समूह बनाया, कौन था इनको एकजुट करने वाला, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, बुक संचालक कौन होगा, निवेश कौन करेगा, होटल कौन चलाएगा, कन्वेंशन सेंटर कौन चलाएगा, बैंकेट कौन चलाएगा, खेल सुविधाओं का संचालन कौन करेगा, रख रखाव का खर्च कौन उठाएगा। अगर परिसर से सालाना 100 करोड़ रुपए कमाई होती है तो सरकार को क्या मिलेगा, अगर 200 करोड़ होती है तो क्या मिलेगा। क्या सरकार को राजस्व का प्रतिशत मिलेगा या केवल तय वार्षिक भुगतान। ये सारे सवाल इसलिए और भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जेपीएनआईसी के पुराने संचालन मॉडल में राजस्व हिस्सेदारी की व्यवस्था का विचार मौजूद था। उपलब्ध पुराने दस्तावेजों में ऑपरेटर से वास्तविक वार्षिक राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत अथवा न्यूनतम गारंटी में से जो अधिक हो वो लेने की व्यवस्था दिखाई देती थी। तो नए समझौते में क्या है, क्या सरकार को वास्तविक कारोबार बढ़ाने का लाभ मिलेगा या निजी कंपनी जितना कमाए सरकार को केवल एक निश्चित रकम मिलेगी। अगर पुराने मॉडल को बदला गया तो क्यों, किस अध्ययन के आधार पर। और फिर कहानी वही वापस पहुंचती है जहां से शुरू होती है। शालीमार ने निर्माण किया, कैग ने एक निर्माण मद में ठेकेदार को करोड़ रुपया अनुचित लाभ मिलने की बात की। ठेकेदार गिरफ्तार होने की जगह राज्यसभा का सांसद बन गया। परियोजना की लागत कई गुना बढ़ गई, सरकार बदली, काम रुका। संजय सेठ भाजपा में चले गए, भाजपा ने राज्यसभा में भेज दिया। चलती रही चक्कर गिननी, इमारत वर्षों तक बंद रही और फिर मैं हाई कोर्ट गया और अब उसी इमारत को 30 साल के लिए निजी संचालन में दिया जा रहा है। क्या ठीक है? अगर ये ठीक है तो जनता तो पूछेगी, जिसने बनाया उससे पूरा हिसाब हुआ या नहीं, जिसके समय इमारत वर्षों तक बंद रही उससे जवाबदेही तय हुई या नहीं, और अब जिसे 30 साल के लिए दिया जा रहा है उससे जनता को उचित कीमत मिल रही है या नहीं। ये किसी एक राजनीतिक पार्टी पर हमला नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में लागत बढ़ी तो उसका जवाब अखिलेश सरकार के दौर के जिम्मेदार लोगों को देना चाहिए। अगर निर्माण में गलत भुगतान हुआ तो संबंधित ठेकेदार और एलडी अधिकारियों से हिसाब होना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन योगी सरकार ने तो सारी हदें पार कर दी। सरकार आई और वर्षों तक इमारत बंद कर दी गई तो उसका जवाब योगी को देना चाहिए। अगर किसी जांच की शुरुआत हुई तो उसका अंतिम परिणाम बताना भी योगी सरकार की जिम्मेदारी है। अब 30 वर्षों का निजी संचालन हो रहा है तो उसकी एक एक आर्थिक शर्त सार्वजनिक करना भी योगी सरकार की जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल बदलने से इतिहास नहीं बदलता। संजय सेठ पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में भाजपा चले गए। बसपा की सरकार आएगी तो बसपा मायावती के चरण छूने लगेंगे। बड़े बड़े ठेकेदार, एजेंट, दलाल ऐसे ही होते हैं। भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया, राजनीतिक तथ्य है, लेकिन इसलिए जरूरी और हो जाता है कि पुराने सारे दस्तावेज सामने रखें। सब चीज़ें सामने आनी चाहिए ताकि कोई ये ना कह सके कि राजनीतिक दल बदलने से जांच का तापमान बदल गया। अगर संजय सेठ या शालीमार ये बात नहीं बताते तो साफ साफ समझ जाइए कि खेल कुछ बड़ा है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। ऐसे बेईमानों को बेनकाब करिए। संजय सेठ जैसे चरित्र के लोग हर जगह पैदा हैं। इनके घोटालों की एक कहानी मैं बहुत जल्दी और बताऊंगा। तब तक बने रहिए 4 PM के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।